अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो थ्योरी है जिसने इस फिजिक्स का नाम क्वांटम फिजिक्स रखा है। क्या है कि साइंटिस्ट का नाम है प्लांक्स, उसने अपने नाम पे ही थ्योरी रखी है। और इसने 1900 सेंचुरी के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है। इससे पहले ये बात समझी जाती थी, या यूं कहें कि न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिशन है। लेकिन जब उसको ऑब्जर्व किया गया, किसके जरिए, हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए उसे ऑब्जर्व किया, तो उसमें रिजल्ट जो थे वो हमें मैच करते हुए नजर नहीं आए। तो यहां पर देखें, सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं कि बिफोर 1900 सेंचुरी scientists believe that energy was emitted continuously, बट जब ये बात कही गई तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और उसमें जब हमने ऑब्जर्व किया तो वहां से जो निकलने वाली रेडिएशन थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी। तो इट मींस साइंटिस्ट जो थे वो फेल हो गए इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से निकलने वाली जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। रीजन ये था क्योंकि उस वक्त तक प्लैंक्स थ्योरी नहीं आई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर आया प्लैंक्स, और प्लैंक्स ने इस क्लासिकल थ्योरी को क्या किया, फेल किया। उसने कहा कि क्योंकि क्लासिकल ये माना करती थी कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है और हायर फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये चीज जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर प्लैंक्स ने प्रपोज किया क्या, थ्योरी। और वो थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी इज इमिटेड एंड एब्जॉर्ब इन स्मॉल फिक्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। अब ये जो क्वांटा वर्ड है, इस क्वांटा वर्ड से ही हमारी जो फिजिक्स का नाम है वो क्या पड़ा, क्वांटम फिजिक्स। तो ये जो क्वांटा है ये एक एनर्जी पैकेट है जो कि इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, किसमें, एटम्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब ये एटम और मॉलिक्यूल ट्रांजिट करते हैं विद इन आपके पास मटेरियल। तो फिर आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से। तो अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखें तो हम यहाँ पर इस चीज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो प्लैंक्स क्वांटम की जो प्लैंक्स की जो प्रपोजल थी वो ये थी कि एनर्जी आर इमिटेड एंड एब्जॉर्ब बाय स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज क्वांटा। तो क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहां पर अगला पॉइंट ये है कि प्लैंक्स ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसकी वजह से इमिट होती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल की वजह से। और ये बात आप लोगों ने जो है वो पढ़ी होगी बोर्स के एटॉमिक मॉडल में। बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या था, उसने ये कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जब तक वो अपने एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो कभी भी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, अब इस स्टेट को किस तरह चेंज कर सकता है, अगर तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बाहर से, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से वो कहां चला जाएगा, हायर स्टेट में। और जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वो एनर्जी डिफरेंस का फोटोन क्या करता है, एमिट आउट करता है, जिस फोटोन को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और ये आपके पास पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो प्लैंक्स ने ये कहा, प्लैंक्स ने ये ऑब्जर्वेशन की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इमिट होती है कहां से, एटम्स में से या मॉलिक्यूल्स में से। और वो इमिटेड एटम्स और मॉलिक्यूल में से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट्स। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर जो एनर्जी है वो है E1 और यहां जो एनर्जी है वो है E0, तो अगर यहां पर मैं देखूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है उसकी एनर्जी क्या होगी, तो मैं निकाल सकता हूं कि वो एनर्जी होगी E1 माइनस E0। E1 हायर स्टेट है और E0 लोअर स्टेट है। तो हायर में से जब लोअर को माइनस करेंगे तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस आपके पास आएगा उसे हम कहेंगे कि वो एनर्जी का फोटोन या वो एनर्जी का क्वांटा एटम में से क्या होगा, रिलीज होगा।
तो अब आप देखें, हर एटम या हर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ही टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि उनके दरमियान में जो एनर्जी गैप्स हैं, ऑर्बिट्स के दरमियान में गैप्स है, वो क्या है। तो हैवी मेटल्स जो होते हैं, जैसे मैं बात करूं टंगस्टन फिलामेंट की, ठीक है, या मॉलिब्डेनम की, तो ये एक हैवी एलिमेंट है। हैवी एलिमेंट में से जो क्वांटा या जो आपके पास फोटोन होते हैं वो रिलीज होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात करें या स्मॉलेस्ट हम उनकी बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के अंदर अगर आप देखें तो क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके दरमियान में गैप कम है, तो जो एनर्जी यहां से इमिट आउट होगी वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट तक ही होगी। लेकिन एक्स रेज और गैमा रेज ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं हैवी मेटल पे जाऊं तो हैवी मेटल क्या कर सकता है, वो एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसा अभी हम आगे जाके एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे। वो गैमा रेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उनके दरमियान में एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर स्टेट में आएगा तो एक हाई एनर्जी फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो देखिए लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट अमाउंट ओनली। अब डिस्क्रीट का क्या मतलब था, डिस्क्रीट का मतलब यही है कि यहां पर जब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो इक्वल है एन एच एफ के। एन यहां पर क्या है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिखते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये एनर्जी कभी हाफ नहीं होगी, ये 1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल है। इसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास जो होगा वो हमेशा जब रिलीज होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर रिलीज होगा, क्योंकि ये एक वेव भी है तो हाफ वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर जो एच आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल्स सेकंड। इसे हम क्या कहते हैं, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो एफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एफ वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से क्या हुई है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो जितनी ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी एटम की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और यही फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन तो एक्सप्लेन करती है एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज के अंदर इसके हम अगर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें, क्योंकि इसमें डिफरेंट आइटम जो है डिफरेंट आपके पास जो है वो एनर्जी के फोटोन रिलीज करते हैं। तो पहला इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आर सेट टू बी क्वांटाइज। क्वांटाइज का क्या मतलब है, अलग अलग, एक फोटोन दूसरे फोटोन से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग है। एंड द अलाउड एनर्जी स्टेट आर कॉल्ड क्वांटम स्टेट। अलाउड एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं रह सकता, सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में रहेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो इंटीग्रल मल्टीपल के। तो अगर आप देखें तो जो क्वांटम स्टेट है वो n इज इक्वल टू 1, 2, 3 है। तो मैंने कहा 1 और 2 के दरमियान में कोई और स्टेट नहीं होगी, यानी 1.7, 1.8 या 1.5 नाम की कोई चीज नहीं है, या तो 1 है या फिर 2 है। और इसी वजह से जब आपके पास एनर्जी इमिट आउट होगी इन एटम्स या मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होगी, एक क्वांटाइज फॉर्म के अंदर होगी, अलग अलग होगी। सेकेंड पॉइंट, ओके फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is called quantum। और मैंने आपको बता दिया क्वांटम एक सिंगुलर वर्ड है, एक क्वांटा के लिए हम यूज करते हैं। तो जब अगर हमें बहुत सारे क्वांटम्स हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्वांटा कह देते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से ये हम क्या करते हैं, इसे हम क्वांटम फिजिक्स से रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्वांटा जो वर्ड है वो प्लूरल है। ठीक है, मल्टीपल क्वांटम्स। अब क्योंकि ये जो क्वांटा था, इस क्वांटा का बाद में नाम क्या पड़ गया, फोटोन। और फोटोन क्या होता है, फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये आपके पास पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब अगर मैं क्वांटा कहूं या फोटोन कहूं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब फोटोन क्या होता है, तो देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है जो दोनों किस्म के बिहेवियर रखता है, वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी।
और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट आपके पास पार्टिकल होता है जो किसी एटम से इमिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं और उसे हम फोटोन भी कहते हैं। तो हमारा जो अब आज का टॉपिक है वो फोटोन से रिलेटेड है। कल हमने जैसे डिस्कस किया कि फोटोन क्या है, फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो इस तरह से भी हो सकती है कि इट इज अ क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो या तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स एज अ वेव एंड शोज बोथ वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर। अब देखिए वेव और पार्टिकल बिहेवियर में अगर आप देखें तो वेव की कौन कौन से बिहेवियर है जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ये चैप्टर नंबर 18 में हमने पढ़ा। इंटरफेरेंस के अलावा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के अलावा डायफ्रैक्शन, ये तमाम जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ही या वेव नेचर को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो पार्टिकल नेचर है या पार्टिकल बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो तीन प्रोसेसेस से पता चलती है जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और वो प्रोसेसेस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपके पास एक ऐसा इफेक्ट है जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है। फिर कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं, ये तीनों फिनोमेना लाइट की पार्टिकल नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। पेयर प्रोडक्शन। तो अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तीन प्रोसेसेस जो है वो वेव नेचर को और तीन प्रोसेसेस पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। डिपेंड ये करता है एक्सपेरिमेंट कौन सा किया जा रहा है। अगर एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस का है तो लाइट की आपको कौन सी नेचर नजर आएगी, वेव नेचर। और अगर एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है तो आपको लाइट की कौन सी नेचर नजर आएगी, उसे हम कहेंगे पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट स्टार्ट करना है और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक पहुंचने के लिए ही हम ये तमाम चीजें क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अब यहां पर फोटोन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो देखिए फोटोन की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है। तो द एनर्जी ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल्स टू एच एफ, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। क्योंकि आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सी अपॉन लेमडा के इक्वल होती है। ये रिलेशन बड़ा कॉमन सा है, सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है ना। तो जो आपके पास फोटोन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है और वो एनर्जी कितनी है, तो वो एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच एफ या फिर एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है। तीसरी करेक्टरिस्टिक इसमें ये कि फोटोन जो होता है वो ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से इन वैक्यूम। फोटोन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। और वो स्पीड कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी हम इसे कह सकते हैं। फिर फोर्थ करेक्टरिस्टिक इसमें यह कि जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। इसका क्या मतलब है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। मैथलेस पार्टिकल है। हाँ, मैसलेस पार्टिकल है। इट मींस ये पार्टिकल रेस्ट में कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा ट्रेवलिंग में होगा। क्योंकि अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब इसका मैस ही नहीं है। तो ये हमेशा क्या होगा, ये मोशन में होगा। तभी तो हम कहते हैं कि लाइट जो होती है वो क्या है, वो इन मोशन है। और उस मोशन के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। और पार्टिकल को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो रेस्ट मैस फोटोन का जीरो है। इट मींस जब ये रेस्ट में है तो इसका मैस क्या है, जीरो है। मैसलेस पार्टिकल है, इट मींस ये कभी भी रेस्ट में नहीं होगा, बल्कि ये किस में होगा, ट्रेवलिंग के अंदर होगा। तो अब अगर मैं इसके डायनेमिक मैस की बात करूं, डायनेमिक का मतलब जब ये ट्रेवल कर रहा है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, द डायनेमिक
mass of photon is, डायनेमिक mass of photon is, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू ई अपॉन सी स्क्वायर। एनर्जी का फार्मूला होता है ना, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो अगर मैंने यहां से m निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सी स्क्वायर को इसके साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए सी की वैल्यू इतनी ग्रेटर है कि अगर हम सी स्क्वायर को कहें कि सी स्क्वायर आपके पास सी ग्रेटर है, अगर उसका स्क्वायर करें तो सोचो और ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैस होगा फोटोन का, इसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक मैस कहते हैं। और इसको मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकता हूँ कि एनर्जी एच एफ के इक्वल होती है। तो ये भी आपके पास मैथ्स का फार्मूला लिखा जाता है। तो आप जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर भी ये बात पढ़ते हैं कि जब कोई चीज ट्रेवल कर रही होती है उसका मैथ क्या कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो वो मैथ्स अमाउंट ऑफ मैटर नहीं है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ मैटर नहीं है, वो ये है कि वो इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया कितना इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि डायनेमिक मैथ ऑफ फोटोन का मतलब ये नहीं कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है। तो मैथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से नहीं पढ़ा जाता कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, बल्कि मैथ को इस तरह भी पढ़ा जाता है कि मैथ एक इनर्शियल प्रॉपर्टी भी है बॉडी की। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें ये है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज। अब आप देखें कि वैसे हम मटेरियल पार्टिकल के लिए मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहां पर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, ई अपॉन सी। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं एच एफ अपॉन सी और एच अपॉन लेमडा। ये मोमेंटम के फार्मूले हैं तीनों, जो कि फोटोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों तीनों फार्मूले क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने कोई नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किए। तो आप देखें कि ये तीनों फार्मूले क्या हो सकते हैं, यहां से ड्राइव हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सर सेवन प्रॉपर्टी, जी दोबारा जी बताएं, बोले। ये मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला देखिए, सबसे पहला सर ये मोमेंटम का फार्मूला मोमेंटम, क्या है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से एम सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एम सी डॉट सी। तो यहाँ पर जो एम सी है वो क्या होगा, पी। तो जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो गया, ई अपॉन सी के। एक तो ये बात हो गई, सही है। अब अगला फार्मूला कैसे बना, तो मोमेंटम का फार्मूला है ई अपॉन सी। तो आप जानते हैं एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच एफ के, ठीक है ना। तो अगर एच सॉरी एच एफ के इक्वल है, एच एफ। तो अगर मैं ई की जगह पे एच एफ पुट कर दूं तो देखिए दूसरा फार्मूला बन गया एच एफ अपॉन सी। अब तीसरा फार्मूला कैसे बना, तो आप जानते हैं कि जो सी होता है वो बराबर होता है एफ लेमडा के। तो अगर मैं एफ अपॉन सी की बात करूं तो वो वन अपॉन लेमडा के इक्वल होगा, एफ अपॉन सी। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर एफ अपॉन सी, तो क्या एफ अपॉन सी की जगह वन अपॉन लेमडा पुट कर सकते हैं। तो देखें मोमेंटम का एक और फार्मूला आ जाएगा ना, और वो फार्मूला क्या होगा, पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। बात समझ आई कि ये तीनों फार्मूले हमने कैसे ड्राइव किए। तो ये तीनों फार्मूले एक ही उससे ड्राइव हुए हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हमने मास इनटू वेलोसिटी क्यों नहीं यूज किया सर? मैंने कहा था मास इनटू वेलोसिटी हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर मटेरियल पार्टिकल होता है, ये तो एनर्जी पैकेट है ना, फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, ठीक यस। है। अच्छा, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फोटोन का चार्ज क्या होता है, तो फोटोन इज न्यूट्रल पार्टिकल। जीरो। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल। इसका इसका जो चार्ज है वो जीरो है, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। और अगर ये न्यूट्रल है, और जैसा कि ये न्यूट्रल है, तो हम ये कहते हैं कि जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये चार्ज पार्टिकल होता तो फिर तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता, डिफ्लेक्ट करता। जैसे हम बाकी पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि आप प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो वहां पर क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब आप इस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो फोटोन क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है तो वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। इससे ये बात प्रूव होती है कि फोटोन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज नो चार्ज, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटोन की। अब जब आपको फोटोन का पता चल जाता है तो अब हम पढ़ सकते हैं क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली तो बात यह है कि देखिए जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरेक्शन करते हैं ना मैटर के साथ, ठीक है ना,
interaction of electromagnetic radiation या electromagnetic wave with matter। तो याद रखें वो इंटरेक्शन तीन तरह से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पहला कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि अभी हमने पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तीसरा कहलाता है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। तीनों में सिर्फ फर्क क्या होगा, एनर्जी और फोटोन का फर्क है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम एनर्जी आपके पास चाहिए वो विजिबल रेंज में होनी चाहिए। तो विजिबल रेंज के अंदर जो लाइट होगी वो क्या कर सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकती है। और कुछ मटेरियल के लिए हम इंफ्रारेड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे कहीं पर भी जो है वो एनर्जी और फोटोन यूज नहीं हो सकता मैटर के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो विजिबल रेंज वो रेंज है कि जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। इट मींस एक्सरेज के जरिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, अल्ट्रावायलेट के जरिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, गैमा के साथ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो एक्चुअली एनर्जी कहां से स्टार्ट होती है, एक्स रेज से। इसका मतलब जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो एक्स रेज से हो सकता है और गैमा रेज से हो सकता है। अगर आप कॉम्पटन इफेक्ट को विजिबल लाइट से करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट की एनर्जी इतनी नहीं होती, एक्स रेज की होती है। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेज से हो सकता है, गैमा रेज से। क्योंकि हम कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ चुके हैं, तो आपको मैंने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बता दिया था। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन में जब हम इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यूज कर सकते हैं इन इफेक्ट को पढ़ने के लिए। तो विजिबल से नीचे आपके पास माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड नहीं आएगी। कॉम्पटन इफेक्ट में अल्ट्रावायलेट और विजिबल से कॉम्पटन इफेक्ट नहीं हो सकता। और पेयर प्रोडक्शन ना तो एक्सरेज से हो सकता है, ना अल्ट्रावायलेट से, ना विजिबल लाइट से। ठीक है ना? तो ये आपके पास इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विद मैटर। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।